Okay, we are starting now. Any doubt from previous class? No, ma'am. सब विद्वान हो गए? पार्टनरशिप हो गया था क्या? पार्टनरशिप हाँ मैम यस मैम एक वो फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप में जो मैम वो डिटेल ना उसका मैम वो जो 12 नंबर पॉइंट है मोड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मैम ये एक बार बता दीजिए ना। मोड यानी मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल हम लोग का कैलकुलेशन होता है, उसका डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, वो मैंने बताया आप लोग को। अकाउंट्स में पढ़ना है ये सारा चीज, ठीक है। उसका डिफरेंट मेथड्स है, वो चीज यहाँ पे मेंशन रहता है, यानी पार्टनरशिप डीड में आपका ये मेंशन रहेगा, ठीक है, कि कौन से मेथड से आपका कैलकुलेशन होगा, कौन से मेथड से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होना है, ठीक है, वो चीज मेंशन रहता है इसमें। और कुछ? नो मैम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग क्या समझे थे मानवी? आर्बिट्रेशन क्लाउज अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो पार्टनर को अलॉट करता है उसको तो दैट काम डाउन कर सके। गुड गुड गुड। लेट्स प्रोसीड नाउ। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, और तो कोई ऐसा टर्म है नहीं। लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कशन हुआ था? मैरिड डिमैरिड और ये आपका मैम आपका फॉर्मेशन। आवाज कट रहा है। मैम आपकी वॉइस बहुत ज्यादा कट रही है। आवाज नहीं आ रही है? आज तो वाईफाई ही है भाई। अभी ठीक है? मैम आवाज कट कट क्या कट रहा रही है। तो आवाज कट रहा है। अभी बताइए। अभी तो वाईफाई में तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अब तक तो क्लास में प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। अब ठीक है मैम अब ठीक। ऑलराइट, हाँ अब ठीक है मैम। ठीक है। मैम हाँ मैम हाँ हाँ बोलिए कल वाला बोलिए। फिर से एक बार रिकॉल कर दीजिए ना मैम। कल बहुत नेटवर्क इशू था तो ठीक से मतलब नहीं हो पाया। किसका नेटवर्क इशू था? मैम मेरा। मैम आपका आवाज कट रहा है। एक मिनट में प्लग देख करके आती हूँ, क्यों आवाज कट रहा है। कटना तो नहीं चाहिए। होल्ड डाउन, आती हूँ मैं। वो वाईफाई का प्लग चेक कर लीजिए। अभी ठीक है? यस मैम। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कहाँ से? मैरिड डिमैरिड हो गया था। खुशबू कहाँ से प्रॉब्लम हुआ था आपको? मैम हम नहीं पूछ रहे थे। और मैम पूछ रही थी मैम। अनुपमा या यस प्रियंका? मैम। अनुपमा। मैम अनुपमा। यस मैम। ओके अनुपमा, तो कहाँ से प्रॉब्लम है? मैरिड से कहाँ इशू होना शुरू हुआ? मैम मैरिड से। ठीक है, तो मैरिड में और रजिस्टर। सबसे पहला था हम लोगों का इजी ऑफ फॉर्मेशन। इजी ऑफ फॉर्मेशन मतलब चूंकि हम लोगों को कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, राइट, तो इस वजह से फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप इजी हो जाता है। नेक्स्ट आपका बताया गया था लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब क्योंकि यहाँ सोल प्रोप्राइटर में एक ही था आपका इन्वेस्ट करने वाला बिजनेस में, यहाँ पे जितने लोग उतना इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम लिमिट आप लोग को पता है। मैम आपका आवाज वॉइस वॉइस कट रहा है। कट रहा है। नेटवर्क इशू है मैम। ऐसे कैसे? आज उस दिन तो चलो फाइन। तो अब तक हम लोगों ने डिस्कशन किया था इजी फॉर्मेशन, यानी कोई फॉर्मेलिटी वगैरह की जरूरत नहीं होती, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो फॉर्मेशन कंपैरेटिवली टू कंपनी इट इज इजियर। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में।
इसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि सोल प्रोप्राइटर के कंपैरिजन। मैम अभी भी आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। यस मैम। बहुत ज्यादा। अभी ठीक है, अभी ठीक है। यस मैम अभी यस मैम। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में, यानी सोल प्रोप्राइटर के कंपैरिजन, जहां सोल प्रोप्राइटर में एक ही बंदा होता है कैपिटल। मैम ब्रेक हो रहा है। मैम आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए ना मैम, शायद आवाज आ जाए। मैम कैमरा ऑफ कर लीजिए आप अपना, फिर बोलिए। कैमरा मैं ऑफ कर सकती हूँ, लेकिन आप लोगों को करने नहीं दूंगी। हाँ ठीक है मैम, यस हम लोग नहीं मैम। करेंगे। आप तो देख ही सकती है ना मैम हम लोग को। नेक्स्ट है आपका लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में बात हो रही है। लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब आपका सोल प्रोप्राइटर के कंपैरिजन, यहाँ आपका पार्टनरशिप में ज्यादा लोग हैं इन्वेस्ट करने वाले, ठीक है, तो कैपिटल आप लोगों का बढ़ जाता है कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। अब थर्ड बात, ठीक है ना अनुपमा? यस मैम। एक एक पॉइंट में बताते जाइएगा। थर्ड पॉइंट है कंबाइंड एबिलिटी एंड जजमेंट। एबिलिटी एंड जजमेंट से अगर मैं बोलूं, मतलब यहाँ पे जितने लोग, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस, अलग अलग स्किल सेट, राइट, सबका अलग अलग टैलेंट है, राइट, तो सब चीज का अलग अलग स्किल और एक्सपीरियंस होने की वजह से एक पुल फॉर्म हो जाता है। फाइन, पुल फॉर्म होने की वजह से सब लोग एक दूसरे का फायदा उठा पाते हैं, बिजनेस में स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिल पाता है। क्लियर? इसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया था डायरेक्ट मोटिवेशन। इसमें डायरेक्ट मोटिवेशन कहने का मतलब ये है, चूंकि मेरा खुद का बिजनेस है, पार्टनर्स का खुद का बिजनेस है, तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होगा वो ऑटोमेटिकली हमारा जो शेयर है वो बढ़ेगा। यस और नो? जो शेयर है हमारा बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली हम लोग डायरेक्टली मोटिवेटेड होंगे। समझ आ गया? ये पार्टनरशिप का अगेन बेनिफिट। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया था क्लोज सुपरविजन। क्लोज सुपरविजन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स है, खुद का बिजनेस है, तो ऑब्वियसली उन लोगों को एक डर रहेगा ना कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, आपको ऑलरेडी पता है। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होने का मतलब क्या हुआ? अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब मैम उसका घर भी जा सकता है। हाँ, अगर आपका फर्म से पूरा नहीं हुआ तो हमारा पर्सनल एसेट तक भी बिक सकता है। तो इसमें सिर्फ घर ही नहीं आता है, खुशबू, सब कुछ आ यस सकता है। मैम। पर्सनल एसेट बोलना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि आप कोई एक डर बैठा हुआ है मन में, इसलिए आप जो भी करेंगे क्लोज सुपरविजन में करेंगे और अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। वो जो अनलिमिटेड लायबिलिटी का जो फियर है, इसके वजह से पार्टनर्स कॉशियस रहेंगे, वो जो नेग्लिजेंसी है वो अवॉइड करेंगे। फाइन। यस मैम। के बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया था फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन कहने का मतलब कि यहाँ पे चूंकि हम लोगों का कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम साइज ऑफ बिजनेस को एक्सपेंड या कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये फ्लेक्सिबिलिटी होता है ऑपरेशन का, ठीक है। हम चाहें तो साइज ऑफ बिजनेस बढ़ा घटा सकते हैं, अपना कैपिटल बढ़ा घटा सकते हैं, है ना। मैनेजरियल स्ट्रक्चर मतलब जो हायरार्की है उसको हम किसी भी तरीके से बिना किसी अप्रूवल के चेंज कर सकते हैं। क्लियर? यस मैम। उसके बाद हमने डिस्कशन किया था सीक्रेसी। जैसे हम लोग देखते हैं मेमोरेंडम वगैरह पब्लिश करना होता है, अपना सारा कुछ डे टू डे ऑपरेशन हम लोगों को बताना पड़ता है पब्लिक को, कंपनी के केस में। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है कि हम लोग सीक्रेसी मेंटेन कर पाते हैं, यानी एनुअल अकाउंट को पब्लिश करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जिसकी वजह से हमारा जो सीक्रेसी है या जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सब है वो सब हम लोग का बच पाता है, हम दूसरे को डिस्क्लोज चाहे तो नहीं ही करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कि अगर आप किसी चीज से सहमत नहीं है तो आपके ऊपर कोई बाध्य नहीं है, कोई आपको रोक नहीं सकता है, आप रिपोर्ट नोटिस दे करके आप कभी भी पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ के जा सकते हैं। नेक्स्ट बात हुई थी कोऑपरेशन की, कि पार्टनरशिप में म्यूचुअल कोऑपरेशन और ट्रस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या मैम थोड़ा सा बीच में आवाज कट रहा था। कोई नहीं मैम, आवाज कट रहा था। कहाँ पे, कौन सा पॉइंट, कौन सा पॉइंट? मैम प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट में मैंने कहा, आप लोग बताइए, कल तो आप लोग क्लास में थे, आप लोग बताइए माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब।
मैम इसमें मतलब सहमत नहीं रहता है तो कभी भी छोड़ के जा सकता है। गुड। अभी सबसे ज्यादा फोकस मेरे को ज्योति ही नजर आती है। जब जब जो जो मैं क्वेश्चन पूछी हूँ तब तब आंसर मिला है। गुड ज्योति, आई कैन सी पोटेंशियल इन यू। अब बात करते हैं मैम कोऑपरेशन। चांदनी थी। अच्छा चांदनी है तो ज्योति को क्रेडिट मिल गया फ्री का। ओके चांदनी नहीं, उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी ज्योति बना चुकी है। रोल नंबर 56, हालांकि 55 भी आंसर देती है। तो दोनों दोनों ज्योति और खैर गुड चांदनी, कीप इट अप। लेट्स अब कोऑपरेशन की बात करें तो कोऑपरेशन में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि यहाँ पे पार्टनरशिप में म्यूचुअल कोऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट जरूरी है। जो लोग काम करेंगे ये आप दिमाग में रख करके काम करिए कि हमको एक दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करना है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका बिजनेस प्रॉस्पर करेगा। अब आगे बढ़ते हैं स्कोप ऑफ एक्सटेंशन। तो चूंकि हम बिजनेस में कभी भी किसी भी पार्टनर का न्यू एडमिशन पॉसिबल है, जिसकी वजह से क्या होगा कि स्कोप ऑफ एक्सपेंशन हमारा ज्यादा होता है पार्टनरशिप, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कशन किए थे लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। तो लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करें कि ऑलरेडी आप लोग भी बता ही सकते हैं। पल्लवी? अनलिमिटेड हाँ, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, फिर लिमिटेड रिसोर्स है, फिर अनसर्टेन लाइफ है। क्योंकि आप हम लोग जान रहे हैं पार्टनर्स का अगर इंसॉल्वेंसी हो गया, इंसैनिटी हो गया, राइट, रिटायरमेंट हो गया या डेथ हो गया, इन सारे केसेस में हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है वो खत्म हो जाती है, डिसॉल्व कर जाती है, ठीक है। कंफ्लिक्ट की बात करें तो कंफ्लिक्ट ऑब्वियसली जितने लोग हैं, अब मान लीजिए थोड़ा सा भी डिसीजन में सहमति नहीं होती है तो कंफ्लिक्ट इज पॉसिबल ओवर देयर, ठीक है। नेक्स्ट इज रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आपको बताया गया था कि अगर एक आदमी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है एक डिसऑनेस्ट पार्टनर की वजह से, फर्म को बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ता है, इवन बाकी पार्टनर्स भी उसमें फंस जाते हैं एक पार्टनर की डिसऑनेस्टी की वजह से, ठीक है। तो रिस्क ऑफ इम्प्लॉयड अथॉरिटी, मतलब इम्प्लॉयड मतलब क्या हुआ, लॉ की नजर में ऑलरेडी वो है, मतलब इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म में एंटर किए तो ऑटोमेटिकली आप एक दूसरे के लिए लायबल हो। समझ आ गया। नेक्स्ट इज लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, इसका बताइए विश्वास, आप ही बताइए। मैम इसका रिपोर्ट जो होता है वो पब्लिक में ये दिया नहीं जाता सिक्योरिटी में। लिमिटेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। तो पब्लिक को ट्रस्ट नहीं होता हाँ, पब्लिक है। को ट्रस्ट नहीं हो पाता है जितना क्योंकि कंप्लीट करिए। पार्टनरशिप में जो डे टू डे ऑपरेशन हो रहा है वो आप पब्लिकली कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है, सारा कुछ कॉन्फिडेंशियल है, जिस और फिर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है, जिसकी वजह से आपको पब्लिक कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता है, पब्लिक का ट्रस्ट नहीं मिल पाता है, ठीक है। ब्लॉकिंग ऑफ कैपिटल तो जान ही गए कि भाई एक बार हम कैपिटल डाल दिए तो जब मन तब हम निकाल नहीं सकते, ठीक है, और जितना मन चाहे उतना निकाल नहीं सकते। पार्टनरशिप डीड में देखे थे विड्रॉवल का भी आप अमाउंट वगैरह फिक्स करेंगे, ठीक है। तो इतना डिस्कशन हुआ था अनुपमा, कोई दिक्कत? नो मैम। ब्लॉकिंग ऑफ कैपिटल पता? ये क्वेश्चन खुशबू का था। यस मैम, क्लास नहीं किए थे। क्या ब्लॉकिंग ऑफ कैपिटल कहने का मतलब आप पार्टनरशिप फर्म में हैं, आप कैपिटल उसमें मान लीजिए बिजनेस में लगाए, अब आज मेरी इच्छा हो रही है कि उससे मैं 1 लाख निकाल लूं, तो क्या हम निकाल सकते हैं? बिजनेस में एक बार आप लगा दिए पैसा तो जब मन चाहा तब तो निकाल तो सकते हैं नहीं। तो ये पार्टनरशिप में है कि आप ब्लॉकिंग ऑफ कैपिटल हो जाता है, जब चाहा तब हम निकाल नहीं सकते और जितना मन चाहा उतना अमाउंट भी नहीं निकाल नहीं सकते। पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन रहना चाहिए कि अगर आप निकालेंगे तो किस लिमिट तक निकालेंगे, ठीक है। हर एक पार्टनर को कितना हक है, कितना, मान लीजिए अगर कैपिटल कुछ इन्वेस्ट किए, चलो 10,000 तक आप निकाल सकते हैं या 20,000 तक निकाल सकते हैं या चलो 1 लाख तक निकाल सकते हैं, जो भी अमाउंट है वो पार्टनरशिप डीड में आप स्पेसिफाई कर देंगे। क्लियर? अगर पार्टनरशिप डीड ओरली होगा तो पार्टनरशिप डीड रिटन एग्रीमेंट ही पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, और ओरल होगा तो ओरल में भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और ओरल डीड इसलिए तो बोला जा रहा है ना कि ओरल जो एग्रीमेंट होता है वो सही नहीं होता, कर सकते हैं दोनों, ठीक है, लेकिन आगे फ्यूचर कंसिक्वेंसेस से बचने के लिए इट्स बेटर टू हैव रिटन एग्रीमेंट, ठीक है। इसके बाद पार्टनरशिप डीड सिर्फ रिटन में ही होता है ना मैम? हाँ रिटन डॉक्यूमेंट्स ही है ना? हाँ हाँ हाँ,
ठीक है। उसके बाद अब बात हो रही थी कि पार्टनरशिप डीड में हम लोग लिखते क्या क्या है, क्या क्या चीज मेंशन रहना चाहिए। तो ये लिस्ट आपके सामने है, ये सारा डिस्कशन हुआ था। नेम रहना चाहिए, फर्म का क्या बिजनेस होगा वो रहना चाहिए, किस प्लेस पे होगा, कितने ड्यूरेशन का होगा, पार्टनर्स का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल हर एक पार्टनर कंट्रीब्यूट करेंगे, कितना विड्रॉ कर सकते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कितना देंगे कैपिटल पे या ड्राइंग पे, या फिर आप सैलरी अगर दे रहे हैं तो इफ एनी लिखा हुआ है, ये ध्यान दीजिए। अगर आप पार्टनर्स को सैलरी अगर दे रहे हैं या कमीशन दे रहे हैं तो वो कितना देंगे। ठीक है, हर एक पार्टनर का क्या वर्क एलोकेशन होगा, कौन सा काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन मार्केटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन फाइनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आप स्पेसिफाई करेंगे, एलोकेट करेंगे। फिर गुडविल की बात हो ही गई। फिर एडमिशन की बात हो रही है कि एडमिशन और रिटायरमेंट के टाइम में अगर आप नए पार्टनर्स को ज्वाइन करवा रहे हैं बिजनेस में तो क्या होगा प्रोसीजर, रिटायर करेंगे तो क्या होगा प्रोसीजर। मैम आवाज गया। एक सेकेंड रुक जाइए, आवाज रुक ब्रेक जाइए, रुक जाइए, थोड़ी देर के लिए फ्लक्चुएट करेगा। अभी ठीक है। तो आगे बढ़े। तो अगर आप किसी पार्टनर्स का एडमिशन करना है, न्यू पार्टनर्स अगर इंटर कर रहे हैं आपके बिजनेस में तो क्या प्रोसीजर होगा, रिटायरमेंट का क्या प्रोसीजर होगा। ठीक है, अगर हमको बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है उसका क्या प्रोसीजर होगा। ठीक है, डिसॉल्व करना है, आगे हम लोग पढ़ेंगे जो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व करती है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो वो आगे पढ़ना है हम लोगों को इसी चैप्टर में। तो वो डिसोल्यूशन का आपका क्या प्रोसीजर है वो आपको स्पेसिफाई करना है। अब डिसॉल्व करेंगे तो जितना आप कर्ज लिए हैं, ठीक है, उसको आपको चुकाना होगा। तो वो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट आप कैसे करेंगे, वो उसका प्रोसीजर क्या होगा, ये भी इसी चैप्टर में पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, लेकिन ये सारा कुछ पार्टनरशिप डीड में पहले ही मेंशन होना चाहिए। फिर आर्बिट्रेशन क्लाउज, अभी डिस्कशन हुआ, ये आर्बिट्रेशन क्लाउज भी वहां पे आप मेंशन करेंगे। लोन एंड एडवांस अगर कोई पार्टनर दे रहा है तो उस पर आप कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे पार्टनर्स को। क्लियर है, यहां तक डिस्कशन हुआ था। ठीक है अनुपमा। यस मैम। अब आगे बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। तो जैसे एग्रीमेंट हम लोग देखे कि कंपलसरी नहीं है, सेम वे में आपका जैसे अभी स्पेसिफाई किया रिटन एग्रीमेंट, सॉरी अग्रीमेंट रिटन हो या ओरल हो ये कंपलसरी नहीं है। सेम वे रजिस्ट्रेशन भी आपका कंपलसरी नहीं है पार्टनरशिप। ठीक है, सो द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट लीगली कंपलसरी। ठीक है, बट अगेन जैसे आपका एग्रीमेंट में था कि ओरल और रिटन दोनों हो सकता है, लेकिन हर मामले में रिटन ही डिजायरेबल है या प्रेफरेबल है। सेम वे रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप में आगे हम लोग अभी देखेंगे कितना कितना प्रॉब्लम होता है अगर रजिस्ट्रेशन आपके फर्म की नहीं हुई रहती है तो उस कंसिक्वेंसेस से बचने के लिए इट्स बेटर टू हैव योर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड। ठीक है, लेकिन लीगली इट इज नॉट कंपलसरी। तो ध्यान रखिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि is it compulsory to get registered in partnership firm, so you have to say no, it is not compulsory, but it is desirable or it is preferable. Understood? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, करना रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बट लीगली कंपलसरी नहीं है। समझ आया आदर्श? Yes ma'am. Let's proceed now. Partnership Act 1932 provides that if the partners so desire, they may register their firm with the registrar of the firm of the state. हम लोग कंपनी में क्या देखे थे, किसके पास जाके करते हैं रजिस्टर? कंपनी एक्ट 1956। हाँ, किसके पास जाके? Registrar आरओसी of के the पास, रजिस्ट्रार। हाँ, कंपनी, यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म स्टेट का होता है पार्टनरशिप रजिस्टर करने के लिए, हम वहां जाके रजिस्टर करेंगे। इन विच पार्टनरशिप फर्म इज सिचुएटेड, जिस स्टेट में सिचुएटेड है वहां के रजिस्ट्रार के पास जाके हम लोगों को रजिस्टर करवाना है। However, an unregistered firm suffer from several drawbacks. ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो ड्रॉबैक्स भी बहुत सारा होता है उसका। आगे चलते हैं, प्रोसीजर की बात करें तो सिंपल प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का। इन ऑर्डर टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड, अ पार्टनरशिप फर्म मस्ट सबमिट एन एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म अलोंग विद द प्रिस्क्राइब्ड फी। वहां पे भी फी लगता था, यहाँ पे भी फी लगेगा। मैम आपका आवाज गया। वेट करो ना यार, सही हो जाएगा। इसको कहते हैं मैच्योरिटी। अभी ठीक है, बट हाँ जहाँ ब्रेक होगा बता दीजिएगा कि इस जगह ब्रेक हो गया था। ठीक है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, हालांकि करना नहीं चाहिए। अब तक तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, इस क्लास में हो रहा है तो दिक्कत।
अभी ठीक है? यस मैम। तो बात हो रही थी कि रजिस्ट्रेशन इजी है, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड फी देना होता है और एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है ऑलरेडी एप्लीकेशन का, वो फिल करके आप प्रिस्क्राइब्ड फी दे देंगे। और एप्लीकेशन में क्या क्या मेंशन रहना चाहिए, आपके फर्म का नाम क्या है, ठीक है, प्रिंसिपल प्लेस कहाँ है आपके बिजनेस का, फिर नेम ऑफ अदर प्लेसेस, मतलब ऑब्वियसली बिजनेस का आज मतलब मान लीजिए पटना में है, और भी कहीं ब्रांचेस है, हो सकता है पटना सिटी में भी हो सकता है दानापुर में भी हो, ठीक है, तो अलग अलग आप ब्रांच जहां जहां आप चला रहे हैं अपना बिजनेस वो भी आप स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल प्लेस हो गया, या फिर नेम ऑफ अदर प्लेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस, फाइन। फिर सारे पार्टनर्स के ज्वाइनिंग डेट को भी आपको स्पेसिफाई करना है, डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, ऑलराइट। फिर नेम एंड फुल एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, फाइन। फिर ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर ड्यूरेशन स्पेसिफाई किया गया, अगेन यहाँ पे इट इज मेंशन्ड इफ एनी, अगर ड्यूरेशन इज देयर इन योर पार्टनरशिप तो आप ड्यूरेशन भी स्पेसिफाई करें, ठीक है। ये आपका है प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड में ये सब मेंशन किए हुए हैं। तो बस ये 6 पॉइंट एक्स्ट्रा है जो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम में स्पेसिफाई करना होता है, ठीक है। इसके अलावा the application must be signed by all the partners. If the registrar on the firm is satisfied with the statement, he shall make an entry in the register of the firm. जैसे वहां पे था, अगर रजिस्ट्रार आपके सेटिस्फाई होते हैं, है ना, तो उनका भी रजिस्टर होता था ना कि हाँ अब रजिस्टर में मेंशन हो गया ना योर कंपनी इज रजिस्टर्ड, सेम वे पार्टनरशिप फर्म में भी रजिस्टर में मेंशन हो गया, रजिस्ट्रार आपके सेटिस्फाई हो गए, ना योर फर्म इज रजिस्टर्ड, ऑलराइट। The firm become registered when such an entry is made and a certificate of registration is issued by registrar. Like कंपनी में इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलता था, सेम वे यहाँ पे भी आपको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड्स कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म. After registration, the firm must communicate any change in the above mentioned information to the registrar. ठीक है, तो ये था आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर, सिंपल था कि एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, वापस रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है ना, उसको फिल करना है, एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है उसको फिल करना है, प्रिस्क्राइब फी देना है, ठीक है। उसके बाद हम रजिस्ट्रार ऑफ दिस फर्म के पास जाएंगे जो जिस स्टेट में आपका बिजनेस है, ठीक है। क्या क्या डिटेल्स आप देंगे, एक तो नाम, किस जगह हो रहा है आपका बिजनेस और कहाँ कहाँ ब्रांचेस है, कौन से डेट में कौन से पार्टनर ज्वाइन किए हैं, सारे पार्टनर्स का नाम और एड्रेस, और ड्यूरेशन, आपके पार्टनरशिप फर्म का क्या ड्यूरेशन, इतना आपको मेंशन करना है। और अगर रजिस्ट्रार आपके सेटिस्फाई हो गए तो आपके रजिस्टर में नाम मेंशन होता है और फिर आपको इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन का आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। क्लियर यहाँ तक रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now let's talk about consequences of non-register, जो अभी बात हो रही थी कि चलो रजिस्ट्रेशन करना जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर हम नहीं करवाते हैं तो क्या क्या हम लोगों को लॉस हो सकता है या क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम कि इट कैन नॉट इन्फोर्स इट्स क्लेम अगेंस्ट द थर्ड पार्टी इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई थर्ड पार्टी को अगर आपको क्लेम करना है, ठीक है, कुछ घपला अगर हुआ है तो आप कोर्ट में जा करके क्लेम नहीं कर सकते हैं अगेंस्ट थर्ड पार्टी। अंडरस्टूड? समझ आया? Yes, ma'am. थर्ड Yes, पार्टी ma'am. Yes, नहीं ma'am. करेंगे। सेकंड, ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन आता है। सेकंड इज आप किसी पार्टनर को भी स्यू नहीं कर सकते, यू कैन नॉट स्यू एनी ऑफ इट्स पार्टनर, ठीक है। अगर किसी, जैसे अभी बात हुई ना, जस्ट ऊपर हम लोग लिमिटेशन में देखे थे, इम्प्लाइड क्या था लिमिटेशन, अगर पार्टनर एक पार्टनर भी अगर डिसऑनेस्ट होता है तो उस केस में बाकी लोगों को भी भुगतना होता है उस लॉस को। रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी पढ़े थे हम लोग, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, मान ma'am. लीजिए कोई डिसऑनेस्ट पार्टनर है, वहां पे अगर हमको क्लेम करना होगा कोर्ट में तो अगेन आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा पार्टनर्स ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट स्यू द फर्म टू इन्फोर्स इट्स क्लेम, यानी जो पार्टनर्स है अनरजिस्टर्ड फर्म का, फर्म को भी स्यू नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके अलावा द पार्टनर्स ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। तो इन शॉर्ट, ना आप थर्ड पार्टी को कर सकते हैं, ना आप किसी पार्टनर को कर सकते हैं, ना इवन आप एक दूसरे को भी क्लेम नहीं कर सकते, या फिर आप
कोई अमाउंट का अगर प्रॉब्लम हुआ है वो भी आप क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे है, अगर किसी को आप सर्टेन अमाउंट दिए हैं, अगर हाफ पेमेंट किया हुआ है, हाफ पेमेंट बच रहा है आपका, तो वो भी आप, वो जो एडजस्टमेंट भी आप क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारा कंसिक्वेंसेस है, समझ आया? यानी थर्ड पार्टी को भी नहीं, पार्टनर्स को भी नहीं, फिर जो एडजस्टमेंट अमाउंट है वो भी नहीं, ठीक है, ये सब आप क्लेम नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली इट्स बेटर कि अगर आगे चल के अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कोर्ट में जाकर के स्यू कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, ठीक है। नेक्स्ट बात हो रही है कि कुछ कुछ राइट होता है जो अफेक्ट नहीं होता, अगर आप अनरजिस्टर भी अगर आप रजिस्टर नहीं भी करवाते हैं पार्टनरशिप फॉर्म को, तो भी कुछ कुछ राइट है जो आपके पास है, ठीक है। नहीं रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं फिर भी क्या क्या है, आपके जो थर्ड पार्टी है या जो आउटसाइडर है, आप तो नहीं कर सकते लेकिन वो आप पे कर सकता है, ठीक है। अगर आपके पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है तो थर्ड पार्टी कैन sue you, okay, an outsider or third party can file a suit against an unregistered firm as well as against its partner. unregistered firm के पार्टनर को भी sue कर सकते हैं और आपके फर्म को भी sue कर सकते हैं। Next, an unregistered firm and its partner can file lawsuit if the firm has no place of business in India. मतलब अगर आपको कोई प्लेस नहीं मिल रहा है अपने पार्टनरशिप फर्म को शुरू करने के लिए, then you can claim in court, okay. अब अगेन आप सेट ऑफ के लिए भी आप कर सकते हैं क्लेम, राइट। एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन फाइल अ सूट और क्लेम सेट ऑफ इन अ कोर्ट ऑफ लॉ वेयर द क्लेम डज नॉट एक्सीड ₹100, हालांकि ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट है, ठीक है। इससे 100 के नीचे अगर आपका अमाउंट है तो आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन 100 से ऊपर है तो आप क्लेम नहीं कर सकते, ऊपर देखिए थे आप। नेक्स्ट, द पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन फाइल सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, for obtaining amount of a dissolved firm and for realizing the property of dissolved firm, ठीक है। अगर जो भी डिसॉल्व हो गया आपका पार्टनरशिप फर्म, जब डिसॉल्व हो रहा है तो आप प्रॉपर्टी को रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मतलब पार्टनर्स अपना हक ले सकता है। नेक्स्ट, द ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर कैन फाइल सूट्स टू रिलीज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंसॉल्वेंट पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म, ठीक है। जो ऑफिशियल असाइनी होता है और जो प्रॉपर्टी का जो हकदार होता है, ठीक है, वो ले सकता है अगर आप इवन आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड है तो भी। नेक्स्ट है, एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इट्स पेटेंट राइट, यानी अगर पेटेंट राइट का किसी तरीके का क्षतिपूर्ति हो रहा है तो अगेन आप क्लेम कर सकते हैं इवन इफ योर फर्म इज अनरजिस्टर्ड, ठीक है। तो यहाँ तक आपका है कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन और क्या क्या राइट अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्वियसली हम लोग के पास आज तो टाइम है नहीं, एडवांटेज ऑफ रजिस्ट्रेशन हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास से। एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, समझने में कोई दिक्कत होगा तो लेट मी नो। मैम नॉन रजिस्ट्रेशन ऑन थर्ड नंबर मैम। हाँ, 100 रुपये से कम अगर है, मान लीजिए किसी को आप अमाउंट दिए, अगर 100 रुपया तक बच रहा है तो वो आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उससे अधिक वाला आप क्लेम नहीं कर सकते। एडजस्टमेंट अमाउंट की बात हो रही है। मैम रजिस्ट्रेशन का 5th पॉइंट वही दोनों कनेक्टेड है, देखिए इसमें लिखा हुआ है अगर 100 रुपये से एक्सीड हुआ तो आप क्लेम नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या राइट अफेक्टेड नहीं है तो 100 रुपये से कम है तो आप क्लेम कर सकते हैं।